Hi everyone, welcome to Mera Physio, the pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फीमर फ्रैक्चर के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फीमर फ्रैक्चर के क्या-क्या कॉजेस हो सकते हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फीमर फ्रैक्चर के लिए ज्यादा प्रोन है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें सिग्निफाई करते हैं या हमें ऐसे इंडिकेशंस देते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल फीमर फ्रैक्चर से ज्यादा प्रोन हो सकता है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि फीमर फ्रैक्चर में ऐसे कौन कौन से साइंस, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि ये इंडिकेशन है या ये सिम्टम्स हैं बेसिकली हमारे फीमर फ्रैक्चर के। हम कैसे फीमर फ्रैक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को फीमर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो के एंडिंग में या आखिरी में हम बात करेंगे कि कैसे फीमर फ्रैक्चर को रेडियोलॉजिकल टेस्ट और उससे भी पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से ये डायग्नोज किया जा सकता है कि फीमर फ्रैक्चर है या नहीं, या है तो किस टाइप का फीमर फ्रैक्चर है, क्योंकि डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट की जो लाइन वो डिजाइन करने में इजी होती। हम जो ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे डायग्नोसिस पे। सो जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है उतना ही अर्ली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा रिकैप देखें कि एक्चुअल में फीमर फ्रैक्चर होता क्या है। सो जो हमारी थाई बोन होती है, जो हमारा फीमर है, वो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी की। और अगर इस बोन में किसी भी तरह की, इस बोन की कंटिन्यूटी में किसी भी तरह का ब्रेक होता है तो इससे हम फीमर फ्रैक्चर कहते हैं। मेजॉरिटी जो फ्रैक्चर्स होते हैं फीमर में वो हमारे फीमर शाफ्ट के फ्रैक्चर्स होते हैं। सो डॉक्टर्स ने बेसिकली फीमर शाफ्ट के जो फ्रैक्चर है उनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ फैक्टर्स डिसाइड किए कि कैसे हम क्लासिफाई करें। सो उनको बेसिकली तीन सब कैटेगरी, सब फैक्टर्स के बेस पे उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो फेमरल शाफ्ट है वो हमारा डिस्टल, मिडिल और प्रॉक्सिमल में डिवाइडेड। सो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फीमर फ्रैक्चर है वो किस लोकेशन का है। दूसरा है हमारा पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, कि हमारा फ्रैक्चर किस टाइप का है, क्रॉस वाइड है, लेंथ वाइड है या मिडिल है। सो बेसिकली इससे हम नेचर ऑफ द फ्रैक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। फिर हम क्लासिफाई करने के लिए ये भी देखते हैं कि हमारा जो फ्रैक्चर है उसके कारण कोई वुंड तो नहीं फॉर्म हुआ है, किसी तरह का ओपन स्किन तो नहीं है, हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमारे टेंडन्स हैं, उनमें किसी तरह की इंजरी तो नहीं हुई। तो अगर वो ओपन वुंड या हमें देखने को मिलता है, या ओपन साइट ऑफ द फ्रैक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक ओपन फ्रैक्चर है।
सो अगर हम कॉमन टाइप ऑफ शाफ्ट फ्रैक्चर्स की देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं वो हमारा ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल और कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। सो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में बेसिकली हमारा जो शाफ्ट है वो एक हॉरिजॉन्टली ब्रेक होता है। हमारे ऑब्लिक में एक एंगल्ड ब्रेक होते हैं, एक एंगल्ड फ्रैक्चर देखने को मिलता है। स्पाइरल फ्रैक्चर में जो बोन है वो एक तरह से ट्विस्ट हो जाती है, एक तरह से ट्विस्टिंग नेचर का जो फोर्स है उससे हमारा फ्रैक्चर होता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर में बेसिकली जो बोन है वो हमारे डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। तो उस फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होने के कारण हमारे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इसमें 99% सर्जिकल ही होता है। ऑलमोस्ट 100% सर्जिकल ट्रीटमेंट ही हम इसमें कंसिडर करते हैं। सो जब हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में देख लिया, हमने डिफरेंट फ्रैक्चर जो फीमर फ्रैक्चर है उसके बारे में हमने देख लिया, तो बेसिकली अब हम जानते हैं कि हमारा कॉजेज क्या होते हैं फीमर फ्रैक्चर के, हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हम ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, और हमारे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स क्या होंगे। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हम जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो हम सर्जिकल इंटरवेंशंस यूज करेंगे उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो सर्जरी के बाद अराइज होते हैं। सो ये सब टॉपिक्स बेसिकली हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में कि फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। सो बेसिकली जो फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स जो हमें यंग पीपल में देखने को मिलते हैं या यंग पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली क्योंकि हाई एनर्जी कोलिजन के कारण ही होता है। हमारा फीमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। सो जब भी कभी हाई एनर्जी कोलिजन होता है, हाई इंटेंसिटी की फोर्स लगती है, कोई डायरेक्ट ट्रॉमा होता है हमारे फीवर में, तभी हमारा जो फीमोरल शाफ्ट है वो ब्रेक होती है। जो सबसे कॉमन कॉज होता है हमारे फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर का वो होता है हमारा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या मोटरसाइकिल क्रैश। सो अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है और वो एक कार से या एक बाइक से हिट हुआ है, सो ये एक कॉमन कॉज देखने को मिलता है हमें फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर का। या कहीं बहुत हाइट से गिरा है पर्सन, या किसी तरह के गन शॉट वुंड है या इंजरी है, तो भी हमें फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन की बोन्स बहुत ही वीक है और वो किसी भी लोअर फोर्स के एक्सीडेंट से गुजरता है या सडनली गिरता है, एक अपने स्टैंडिंग पोजीशन में ही गिर जाता है
और उसके बोन्स बहुत वीक है, खासतौर पे जो ओल्डर पर्सन होते हैं, तो उन लोगों में भी हमें फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। जो हमारी जो मेजर एक कॉज, जैसे हमारी जो वीक बोन है, सो उन वीक बोन का जो कॉज है वो बेसिकली हमारा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली हमारी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और ऐसे पेशेंट्स जिनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम है, तो उन पेशेंट्स में अगर कोई लो फोर्स या लो इंटेंसिटी का एक्सीडेंट भी, या वो एक कम हाइट से भी गिरे हैं, तो भी उनमें ये फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। सो ये जो इंजरी है, जो हमें ट्रॉमा कारण होती है, ये बेसिकली अगर कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक पर्सन, जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन वॉक कर रहा है, पर उस वॉक के दौरान उसे किसी कार ने हिट किया है, किसी बाइक ने हिट किया, तो उससे भी उसका जो फ्यूमरल शाफ्ट है वो ब्रेक हो सकता है। कोई अगर बहुत हाइट से गिरता है और एक सडन बहुत हाई इंटेंसिटी से वो फॉल होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी फेमरल शाफ्ट ब्रेक हो सकती है। अगर कोई किसी फाइट में इन्वॉल्व हुआ है और डायरेक्ट ब्लो लगा है उसके फीमर शाफ्ट में, तो उसके कारण भी वो उस डायरेक्ट ब्लो के कारण भी फीमर शाफ्ट ब्रेक हो सकती है। किसी तरह का अगर गन शॉट वुंड है, तो उससे भी फीमरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। सो अगर कोई वीक बोन है, जैसे कि अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या बहुत ओल्ड एज का पेशेंट है, तो उसमें अगर प्रोग्रेसिवली स्ट्रेस ज्यादा पड़ता जाए, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी फील, यानी रेस्ट नहीं मिल रहा है, बोन स्ट्रक्चर्स जो है रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स है वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी वो या रिपीटेटिव स्ट्रेस या रिपीटेटिव ट्रॉमा के कारण भी उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। सो अगर हम डिटेल्ड में देखें, तो हमारे जो फ्रैक्चर है, हमारा जो लेग ब्रेक है, वो जैसा हमने बात किया कि वो फॉल के कारण हो सकता है। एक सिंपल फॉल भी फ्रैक्चर कर सकता है, और उससे हमारी एक पैर या दोनों पैर के जो हमारे जो बोन्स है वो ब्रेक हो सकते हैं। जो थाई बोन है वो अनलाइकली होता है कि वो हमारे किसी कम इंटेंसिटी के ट्रॉमा से ब्रेक हो, लेकिन अगर वहां पे बहुत हाई इंटेंसिटी का ट्रॉमा है
बहुत हाई इंटेंसिटी का फोर्स लगा है, बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके कारण भी वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। जब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है तो बहुत हाई इंटेंसिटी से ब्लो लगता है पर्टिकुलर साइट में, और उसके कारण जो हमारी लेग बोन्स है वो ब्रेक हो सकती है। सो अगर हमारा जो फ्रैक्चर होता है तो इससे बेसिकली हमारी जो नीज है वो जैम्ड हो जाती है और हमारे डैशबोर्ड के अगेंस्ट एक कोलिजन होता है। उस कोलिजन के कारण बेसिकली हमारे जो बोन्स है वो फ्रैक्चर हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरीज, सो जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, सो अगर वो लेग के हाइपर एक्सटेंशन करता है ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, सो उससे के कारण भी जो लेग बोन्स हैं वो ब्रेक हो सकती है। या कोई जैसे हॉकी स्टिक है, सो वो अगर एक डायरेक्ट ब्लो लगता है हॉकी में, या पर्टिकुलर पर्सन के जो बोन है उसमें अगर डायरेक्ट ब्लो लगता है तो उसके कारण भी हमारा जो फ्यूमरल शाफ्ट है वो ब्रेक हो सकता है। इसी के साथ अगर कोई चाइल्ड अब्यूज के केसेस है, कई चिल्ड्रन में ये देखने को मिलता है कि वो चाइल्ड अब्यूज अगर उनमें हुआ है, किसी भी तरह का उन्हें ट्रॉमा हुआ है, तो स्पेशली उनमें अगर कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण भी वो उनमें ब्रेक या फ्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। अगर कोई इंजरी उनमें जब वो वॉक करना स्टार्ट कर दिए हैं या उससे पहले कोई इंजरी हुई है तो उससे भी उनकी जो फ्यूमरल शाफ्ट है वो फ्रैक्चर हो सकती है। ओवर यूज, सो बेसिकली जो हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो हमारे ओवर यूज के कारण होता है। यानी हमारा जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है वो ओवर यूज फ्रैक्चर्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। हमारी जो बोन्स है अगर उनमें रेपिटेटिव स्ट्रेस और रेपिटेटिव ट्रॉमा होता है तो उसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है, इंक्लूडिंग हमारी जो शिन बोन है। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जनरली तब होते हैं जब उनमें रिपीटेटिव फोर्स लगता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस अगर रनर है तो उनमें अगर कंपैरेटिवली उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं है, प्रॉपर रिकवरी नहीं है, और ये प्रोसेस और ज्यादा बूस्ट हो जाती है अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उस ऑस्टियोपोरोसिस के कारण उस पर्टिकुलर पेशेंट में फ्रैक्चर होने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं।
सो कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानते हैं जिनसे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन में ये फैक्टर्स प्रेजेंट है तो वो फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स या लेग बोन फ्रैक्चर के रिस्क में सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहला है रनिंग। सो अगर कोई बहुत फ्रिक्वेंट रनर है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, तो उनमें हमारे जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं, हमारे जो फीमोरल फ्रैक्चर्स हैं, वो ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रनिंग के दौरान अगर प्रॉपर फुटवेयर ध्यान नहीं दिया गया या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है और प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी नहीं है, तो उसके कारण भी जो फैक्टर जो फ्रैक्चर का जो रिस्क होता है वो ज्यादा हो जाता है। बैले डांसिंग। सो बैले डांसर्स में बेसिकली फेमोरल फ्रैक्चर्स का जो रिस्क है वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होता है। इसका जो मेजर रीजन है, क्योंकि वो अपने लेग के सपोर्ट से मेजर डांसिंग मूव्स करते हैं, तो उनमें जो फ्रैक्चर का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल प्लेयर्स में ये देखा जाता है कि उनमें जो फ्रीक्वेंट चेंज की जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की, जंपिंग मूवमेंट्स भी होते हैं और डायरेक्शन चेंजेस के भी मूवमेंट होते हैं। तो ऐसे में एक रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है हमारी बोन्स में। सो उस रिपीटेटिव स्ट्रेस के कारण जो फ्रैक्चर का जो चांस है वो ऑलमोस्ट डबल अप हो जाता है, ऑलमोस्ट ज्यादा हो जाता है। मार्चिंग। सो मार्चिंग एक्सरसाइजेज या मार्चिंग ड्रिल्स में भी जो फ्रैक्चर का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है, या कोई अगर फ्रिक्वेंट मार्चिंग जैसी ड्रिल्स में इन्वॉल्व है, सो उनमें जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू बाकी लोगों में। जो लोग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल है, सो इनमें एक पोटेंशियल रिस्क होता है कि डायरेक्ट ब्लो उनके लेग्स में लग सकता है या हो सकता है। सो उस डायरेक्ट ब्लो के कारण उनमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम आउटसाइड स्पोर्ट सिचुएशंस की बात करें, तो जो हमारे
डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी है, डायबिटीज है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। सो इन कंडीशंस या इन फैक्टर्स अगर कोई प्रेजेंट है किसी में, सो उनमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, तो उन कंडीशंस में जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है पेशेंट की, वो कम हो जाती है। और बोन मिनरल डेंसिटी के कम होने के कारण पेशेंट के जो बोन है वो वीक हो जाते हैं, और वीक बोन के कारण जब वीक बोन में किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ता है या रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है, तो उस कंडीशन में उनमें जो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट डबल होते हैं। और ये जो कंडीशन है बेसिकली वुमन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो वुमन में चांसेस ज्यादा होते हैं स्पेसिफिकली आफ्टर मेनोपॉज। और एडल्ट ओल्ड एज पेशेंट्स जिनमें बोन डेंसिटी कम होती है, सो उनमें भी जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है फ्रैक्चर का। डायबिटीज, सो डायबिटीज के कारण भी ये देखने को मिलता है कि जैसे ही हमारे ब्लड ग्लूकोज का इम्पेयरमेंट होता है, तो उस कंडीशंस में भी जो फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे जो रीमिनरलाइजेशन होती है बोन की, हमारी बोन्स की जो रिफॉर्मेशन होती है, वो प्रोसेस हैम्पर हो जाती है। सो उस कंडीशन में भी जो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, या हम कह सकते हैं जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सो रिमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली हमारा जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है हमारे जॉइंट्स का, बेसिकली हमारे जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स होते हैं। सो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें बेसिकली हमारे जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो भी हैम्पर होते हैं, जैसे हमारी स्किन, आईज, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, तो ये सब इसमें हैम्पर हो सकते हैं। जैसे हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक वेयर एंड टियर होता है जिससे हमारा जो जॉइंट है वो डैमेज होने लगता है, वहीं हमारे जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है वो बेसिकली हमारी जो लाइनिंग होती है जॉइंट की, उनको अफेक्ट करता है। और उससे एक पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलती है, और इससे हमारा बोनी इरोजन भी हो सकता है। सो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण भी जिन पेशेंट्स में रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं, उनमें जो रिस्क होता है फ्रैक्चर का वो भी ज्यादा होता है कंपेयर टू जो डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस प्रेजेंट है। सो ऐसे कंडीशंस में जिसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी को पर्टिकुलर को डायबिटीज है, उसकी अगर फीमेल है, अगर मेनोपॉज हो चुका है, सो पोस्ट मेनोपॉजल भी जैसे बोन मिनरल डेंसिटी कम है, ओल्डर एडल्ट्स, जो हमारे ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, तो ऐसे लोगों में जो रिस्क होता है वो ऑलमोस्ट ज्यादा होता है कि हमारे फ्रैक्चर्स का।
साइंस एंड सिम्टम्स। सो अभी तक हमने बात किया कॉजेस के बारे में, हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स के बारे में, हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, स्पोर्ट्स इंजरीज है या नॉन स्पोर्ट्स इंजरीज है। सो उनके कारण ऐसे लोगों में रिस्क ज्यादा होता है फ्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर का। हमने ये देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस, रिपीटेटिव स्ट्रेस या कई बार पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण भी पेन, हमारा जो फ्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर है वो हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे लेग जो बोन है वो हमारी फ्रैक्चर हो चुकी है। सबसे पहला जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है सीवियर पेन। सो जब भी किसी को माइनर फ्रैक्चर भी है तो उसमें जो पेन है वो ऑब्वियस है और पेन होता है, और ये पेन हमारा जनरली मूवमेंट के साथ और ज्यादा वर्सन हो जाता है। अगर फ्रैक्चर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट वॉक भी नहीं कर पाता, अपने लेग को लिफ्ट भी नहीं कर पाता। पेन के अलावा एक्सेसिव स्वेलिंग देखने को मिलती है पेशेंट के फ्रैक्चर के अराउंड, वहां हमें टेंडरनेस भी देखने को मिल सकती है, ब्रूसिंग देखने को मिल सकती है अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर साइट में फ्रैक्चर्स है। पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और ब्रूजिंग ये जनरली ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें हर फ्रैक्चर के टाइप्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी का फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर है या लेग बोन फ्रैक्चर है तो ऐसे कंडीशन में हमें ऑब्वियस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। जैसे कि जो भी पेशेंट में लेग बोन फ्रैक्चर होता है या फीमर फ्रैक्चर होता है तो उनमें हमें जो अफेक्टेड लेग है उसकी जो लेंथ है वो चेंज देखने को मिलती है जब हम उसे दूसरे लेग से कंपेयर करते हैं, यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब देखने को मिलती। उसी के साथ पेशेंट वॉक नहीं कर पाता, इनएबिलिटी टू वॉक रहती है पेशेंट में, या पेशेंट कंफर्टेबली अपने वॉक तो छोड़िए वो लिफ्ट भी नहीं कर पाता है अपने पैरों को। और उसका जो मेजर रीजन होता है वो क्योंकि उसको बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है। इन्हीं के साथ अगर जैसे टॉडलर है या यंग चिल्ड्रन है, सो वो सिंपली वॉक करना स्टॉप कर देते हैं और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें हुआ क्या है। सो जब हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो लेग बोन है वो ब्रेक हो चुकी है। अनएक्सप्लेन्ड क्राइम कई बार ये इंडिकेट करते हैं टॉडलर्स में
बेबीज में कि उनमें किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो सकता है अगर उनमें बाकी सिम्टम्स हमें किसी पर्टिकुलर साइट में, अगर स्पेसिफिकली अगर हमें लोअर लिम्ब में कहीं ब्रूजेस देखने को मिल रहे हैं, कहीं अगर हमें टेंडरनेस देखने को मिल रही है, हमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है, और उसके साथ जो टॉडलर है वो बहुत ज्यादा रो रहा है, पेनफुल है उसके लिए, तो वो ये फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं किसी टाइप का फ्रैक्चर है। सो जब हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि फ्रैक्चर का साइट एग्जैक्टली है क्या और किस टाइप का फ्रैक्चर बेसिकली है। कॉम्प्लिकेशंस, तो एक ब्रोकन बोन या ब्रोकन लेग के कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि नी या एंकल पेन। सो अगर ब्रोकन बोन है, हमारे फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो इसके कारण नी में और या हमारे एंकल में हमें पेन एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। कई बार वो रफर्ड पेन होता है हमारे एंकल में, और जब हम उसके एग्जामिनेशन करते हैं, हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, तो पता चलता है कि वो बेसिकली हमारे फीमर के फ्रैक्चर के कारण हुआ है। पुअर और डिलेड हीलिंग, सो कई ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जो स्पेसिफिकली अगर हम टिबिया के फ्रैक्चर की बात करें या हम फीमर के ओपन फ्रैक्चर की बात करें, तो उनमें जो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, या प्रॉपर हीलिंग उनमें इजीली नहीं हो पाती। स्पेसिफिकली ओपन फ्रैक्चर्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस भी होता है, या इन्फेक्शन के कारण भी फ्रैक्चर्स में हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। उसी के साथ साथ अगर किसी को डायबिटीज है या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उन कंडीशंस में भी जो फ्रैक्चर की जो हीलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो डिलेड हो जाता है। बोन इन्फेक्शन या ऑस्टियोमाइलाइटिस, सो अगर हमें ओपन फ्रैक्चर है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी भी पर्टिकुलर साइट में ओपन फ्रैक्चर है, तो जो बोन है वो एक्सपोज्ड होती है फंजाई के लिए, वो एक्सपोज्ड होती है बैक्टीरिया के लिए। तो इन एक्सपोजर में हमारा जो बोन है, हमारा जो फ्रैक्चर है उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर ओपन फ्रैक्चर है तो वो चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसे कंडीशन जिसमें हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बोन में, तो ऐसे कंडीशन को बेसिकली हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारी इन्फेक्शन होता है हमारे बोन का।
नर्व और ब्लड वेसल डैमेज। सो जब भी फ्रैक्चर होता है लेग में, तो इससे हमारी जो एडजेसेंट नर्व्स हैं या एडजेसेंट हमारी जो ब्लड वेसल्स है, इनमें भी डैमेज हो सकता है, इनमें भी इंजरी हो सकती है। सो अगर कभी हमें नंबनेस फील हो या हमें डिसकलरेशन देखने को मिले हमारी एडजेसेंट साइट्स में, तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेने हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली जो नंबनेस और हमारी जो सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स है, ये तभी अराइज होती है अगर फ्रैक्चर के साथ साथ हमारी जो नर्व्स है या हमारी जो ब्लड वेसल्स है, वो भी डैमेज हुई है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सो ये बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन होती है जिसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और कई बार डिजेबिलिटी देखने को मिलती है मसल्स में जहां हमारी बोन का फ्रैक्चर हुआ है। ये बेसिकली एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन अगर हाई इम्पैक्ट इंजरीज है, जैसे कि कार एक्सीडेंट है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है, तो ऐसे हाई इम्पैक्ट इंजरीज में कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है बतौर एक कॉम्प्लिकेशन। सो ये बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन होती है और एक काफी पेनफुल होती है, कई बार स्वेलिंग भी देखने को मिलती है पेशेंट में। अर्थराइटिस। सो अर्थराइटिस में बेसिकली हमारी जो जॉइंट्स हैं, वहाँ कई बार ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लगते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, और फ्रैक्चर के बाद हमारे जो जॉइंट है वो अगर उनमें पुअर बोन अलाइनमेंट हुआ है, हमारी जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें यूनियन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो इससे हमारी हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, इन्हें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में डेवलप होते हुए देख सकते हैं, या कुछ सालों बाद ये देखने को मिल सकता है कि वो पेशेंट उस पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस के इनिशियल चेंजेस या डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारे लेग बोन में फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर हील होने के बाद कई दिनों बाद या कई महीनों बाद भी पेन बना हुआ है, तो हमें इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन करना चाहिए, सो दैट एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन फिर से किया जा सके, फिर से रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स को यूज करके हम अर्थराइटिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस को रूल आउट कर सके।
अनयूजुअल लेग लेंथ। सो जब भी बोन फ्रैक्चर हुआ है, हमारे अगर चाइल्ड में बोनी फ्रैक्चर हुए हैं, लेग बोन फ्रैक्चर हुए हैं, तो हमारे जो एंड्स है, हमारे जो सॉफ्टवेयर एरियाज जिन्हें हम ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं, तो इनमें अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हमारा जो लिम्ब है उसमें हमें शॉर्टनिंग देखने को मिल सकती है। वो हमें जो दोनों लिम्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो या तो हमें वो लेंथ कम देखने को मिलती है, या कई बार वो लेंथ हमें ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। सो बेसिकली हमें लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल सकती है अगर बोनी फ्रैक्चर हुआ है इनिशियल एजेस में, या ग्रोथ प्लेट्स फ्रैक्चर हुए हैं इनिशियल एजेस में। प्रिवेंशन। सो जनरली फ्रैक्चर प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट अगर हम कुछ बेसिक टिप्स को ध्यान में रखें तो हम रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बोन की स्ट्रेंथ के बारे में प्रॉपर केयर रखें, हम एक बैलेंस डाइट लें, कैल्शियम रिच फूड्स लें जैसे कि मिल्क है, योगर्ट है, चीज है, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो इससे हमारी जो बोन है वो स्ट्रांग बनती है। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हमारे जो इजीली मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, हम डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद ही हमें ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और हमें प्रॉपर टेस्ट, लैब टेस्ट के बाद ही इन सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। एक्सेसिव अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं या विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट हमें जो भी आरडी का रिकमेंडेड डोज है उन डोजेज को हमें फुलफिल करना चाहिए। प्रॉपर एथलेटिक शूज। सो जब भी अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हमें अपने फुटवेयर्स को लेकर के बहुत केयरफुल रहना है। हम अगर जैसे एक रनर है, उन्हें अब एवरी 6 मंथ में अपने शूज को रिप्लेस कर देना चाहिए। हमें स्नीकर्स या हील वेयर्स इनको पहन करके हमें किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी भी सरफेस में वॉक कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर सॉफ्ट कुशन शूज ही या ऑर्थोपेडिक शूज ही हमें प्रेफर करने चाहिए, सो दैट हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें एक्सेसिव स्ट्रेस ना पड़े, वो एक्सेसिव उनमें स्ट्रेन ना पड़े, क्योंकि रिपीटेटिव स्ट्रेस या रिपीटेटिव स्ट्रेन के कारण फ्रैक्चर हो सकता है। क्रॉस ट्रेनिंग। सो कई बार बहुत फ्रीक्वेंट अगर हम अल्टरनेशन कर रहे हैं या अल्टरनेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसके कारण भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को। सो अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं या बाइकिंग कर रहे हैं तो इनके बीच में हम अगर रनिंग इन्वॉल्व कर लें, या हम रनिंग कर रहे हैं और हम स्विमिंग या बाइकिंग में कन्वर्ट कर ले या अल्टरनेट कर ले, तो इनसे भी हम अपने जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इंडोर अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम उसे अगर आउटडोर पार्क में करें, सो इनसे हम अपने जो स्केलेटन है उनमें स्ट्रेस पड़ने से, एक्सेसिव स्ट्रेस
या स्ट्रेन के कारण होने वाले जो फ्रैक्चर्स है उनसे हम बच सकते हैं, उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डायग्नोसिस। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे हम फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर को डायग्नोस कर सकते हैं। सो डायग्नोसिस जब भी हम करते हैं या डॉक्टर्स डायग्नोसिस करते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले किया जाता है। पेशेंट से उसकी जो हिस्ट्री है, मेडिकल कंडीशंस की जो हिस्ट्री है वो जरूर ली जाती है, सो दैट उसके प्रिवेलिंग जो मेडिकल कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे डॉक्टर्स के लिए कि हम ये जाने कि कैसे स्पेसिफिकली हमारा जो लेग है वो हमें हर्ट कर रहा है, ये वो या क्यों हर्ट कर रहा है या कब से हर्ट कर रहा है। बेसिकली ये कार एक्सीडेंट के कारण हुआ है या किसी भी रीजन से हुआ है। सो उस रीजन को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वो डायग्नोज कर सके। पिछले मेडिकल कंडीशंस, पिछले हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, सो दैट कि जो मेडिकेशंस हम यूज करने वाले हैं उन मेडिकेशंस को यूज के प्रॉपर केयर के साथ यूज किया जा सके या प्रॉपर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उनके डोजेज को एडवाइज किया जा सके। अगर किसी को जैसे हाई बीपी है, डायबिटीज है, अस्थमा है या एलर्जीज है, सो ये कंडीशंस डॉक्टर्स को जाननी चाहिए, सो दैट कि वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके और ट्रीटमेंट प्लान कर सके। अगर कोई टोबैको प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है या उन टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है तो उन टोबैको प्रोडक्ट्स या को जानना बहुत जरूरी है कि उनके क्या, अगर हम जो ड्रग्स एडवाइस कर रहे हैं तो उनमें क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर कोई भी पहले से किसी भी मेडिकल कंडीशंस में है या मेडिकेशंस में है तो उन मेडिकेशंस के बारे में भी जानना डॉक्टर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, सो दैट वो डिफरेंट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने वाले हैं उन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये मेडिकेशंस कहीं हैम्पर ना करें।
सो आफ्टर डिस्कसिंग द इंजरी कि कैसे इंजरी हुई है, क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, सो एक केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। वो एसेस करते हैं ओवरऑल कंडीशन। वो देखते हैं कि कहीं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई एक अनयूजुअल एंगल तो नहीं है, किसी तरह की ट्विस्टिंग तो नहीं है, कोई शॉर्टनिंग ऑफ लेग तो नहीं है। ये डिफॉर्मिटीज जो ऑब्वियस डिफॉर्मिटीज होती है हमारे थाई बोन या लेग बोन के फ्रैक्चर में, सो उन डिफॉर्मिटीज को चेक किया जाता है। फिर चेक किया जाता है स्किन को कि स्किन में कोई ब्रेक तो नहीं है, किसी तरह का ओपन वुंड तो नहीं है, या ब्रूजेस तो नहीं है, या बोनी पीसेस ऐसे तो नहीं है जो हमारे स्किन को पुश कर रहे हैं या स्किन में हमारे डैमेज कर रहे हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। सो आफ्टर विजुअल इंस्पेक्शन, जब विजुअली इंस्पेक्ट कर लिया गया है थाई, लेग, फुट और सारी एबनॉर्मलिटीज को चेक कर लिया गया है, स्किन को चेक कर लिया गया है, तो हमारे मसल्स और थाइस को चेक कर लिया गया है, उसके बाद पे जो डॉक्टर्स हैं वो, अगर पेशेंट होश में है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसके सेंसेशंस और उसके मूवमेंट्स भी चेक किए जाते हैं लेग और फुट के, सो दैट कि किसी भी तरह के जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है उनको डिटेक्ट किया जा सके, या न्यूरोलॉजिकल अगर किसी तरह का इम्पेयरमेंट है तो उन्हें डिटेक्ट किया जा सके, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनको प्रेस्क्राइब किया जा सके या उनको करवाया जा सके। इमेजिंग टेस्ट या रेडियोलॉजिकल टेस्ट में बेसिकली पेशेंट हेल्प करते हैं डॉक्टर को कि वो एक डिटेल इमेज देख सके इंजरी की। जैसे हमारा सबसे पहला जो इमेजिंग टेस्ट है वो है एक्सरे। जैसे इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, ये प्लेन एक्सरे है हमारे फीमर बोन का, जिसमें हमें फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, इसमें बोन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो इसमें हम बेसिकली इवेलुएट कर सकते हैं फ्रैक्चर, एक्सरे से हम इवेल्युएशन कर सकते हैं फ्रैक्चर का, और एक क्लियर इमेज ले सकते हैं, और इससे हम लोकेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि फ्रैक्चर फीमर में कहाँ है और किस एग्जैक्टली किस टाइप का फ्रैक्चर है फीमर में। सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रीटमेंट है उसे हम प्लान कर सकते हैं।
सेकंड जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, जो हमारा स्कैन है, वो है सीटी स्कैन। सो अगर डॉक्टर डिटेल्ड इमेज और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमारी इंजरी के बारे में, हमारे फ्रैक्चर के बारे में, सो अब एक सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, जिसमें हम और ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी फ्रैक्चर लाइंस बहुत थिन है और बहुत इजीली डिटेक्टेबल नहीं है एक्सरे में, तो सीटी स्कैन उसको बहुत मैग्नीफाइंग करके क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं फ्रैक्चर्स को। सो जैसा इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये कि अल्ट्रास जो हमारा सीटी स्कैन की इमेज है और जो हमारे फीमर फ्रैक्चर को इंडिकेट कर रही है। ट्रीटमेंट। सो अब हम फाइनली बात करते हैं कि कैसे फ्रैक्चर्स को ट्रीट किया जा सकता है। तो बेसिकली हम ट्रीटमेंट में हम चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों के ट्रीटमेंट की कंबाइंड हम बात करेंगे। सो फीमर फ्रैक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिसमें सब हम देखेंगे कि कुछ फीमर फ्रैक्चर्स में डॉक्टर्स जनरली मैनिपुलेट कर पाते हैं बोन्स को, और उसे बिना ऑपरेशन के ही वो रिड्यूस कर पाते हैं, जिसे हम क्लोज्ड रिडक्शन बोलते हैं। अगर एक बेबी है 6 मंथ से कम एज का, तो उसमें जो ब्रेस, जिसे हम पैवलिक हार्नेस कहते हैं, वो यूज की जा सकती है, सो दैट जो ब्रोकन बोन है वो स्टिल रह सके, वो एक अपने होल्ड करके रख सके और एक सक्सेसफुल हीलिंग को प्रमोट कर सके। स्पाइका कास्टिंग। सो अगर चिल्ड्रन है 7 मंथ से 5 साल के बीच का, तो स्पाइका कास्ट यूज किया जा सकता है, वो अप्लाई किया जा सकता है, सो दैट जो फ्रैक्चर पीसेज है वो अपने करेक्ट पोजीशन में रहे अंटिल कि बोन की हीलिंग हुई है। कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइका कास्ट अवेलेबल होते हैं, बट इन जनरल जो स्पाइका कास्ट है वो बिगिन होता है हमारे चेस्ट से और एक्सटेंड करता है हमारे फ्रैक्चर्ड लेग तक। जो कास्ट है वो एक्सटेंड कर किया जा सकता है हमारे अनइंजर्ड लेग तक भी, और उसे हिप या नी में स्टॉप किया जा सकता है। बेसिकली डिसाइड किया जाता है हमारे डॉक्टर्स के द्वारा कि किस टाइप का स्पाइका कास्ट यूज करना है अगर फ्रैक्चर एक चाइल्ड में हुआ है तो। सो चिल्ड्रन में जनरली क्लोज रिडक्शन करने से पहले डॉक्टर सिलेट कर देते हैं चाइल्ड को और अप्लाई करते हैं स्पाइका कास्ट, और जो कि एक विदिन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में हो जाता है।
सो दैट जो फ्रैक्चर्ड पीसेस हैं वो करेक्ट पोजीशन में रह सके। जो बोन ब्रेक हुई है, अगर वो डिस्प्लेस हुई है, तो उन पीसेस को ओवरलैप या शॉर्टनिंग हो जाती है जो नॉर्मल लेंथ ऑफ द बोन है। सो क्योंकि चिल्ड्रंस की बोन बहुत जल्दी ग्रो होती है, तो डॉक्टर्स उनमें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कास्ट है तो बोन्स वहाँ ऑटोमेटिक ग्रो होती है और उनकी हीलिंग भी होने लगती है अपने नॉर्मल शेप में। सो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जो ब्रोकन पीसेज हैं उन्हें ओवरलैप नहीं करने दिया जाता है, या वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए हमारे कास्ट में। सो ग्रोथ ऑफ जो फीमर है वो टेम्परली इंक्रीज हो जाती है अगर किसी तरह का ट्रॉमा है, या माइल्ड शॉर्टनिंग भी हमें देखने को मिल सकती है अगर ओवरलैपिंग हमें हम रिजॉल्व कर ले। फ्रैक्शन, अगर शॉर्टनिंग ऑफ बोन 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो जो बोन है वो क्रूप्ड हो जाती है कास्ट में, और इससे ये हेल्पफुल होता है कि हम लेग को ट्रैक्शन में पुट कर सकें, हम ट्रैक्शन में रख सकें। ट्रैक्शन जनरली एक जेंटल स्टेडी पुलिंग एक्शन होती है, सो दैट कि जो बोन्स हैं वो वापस से प्रॉपरली रीअलाइंड हो सके। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, सो जो मेजर जो फीमर फ्रैक्चर्स जो सर्जिकली ट्रीट किए जाते हैं वो 24 to 48 आवर्स के अंदर किए जाते हैं, और फिक्सेशंस कई बार डिले किए जाते हैं क्या, अनटिल अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है या अनस्टेबल मेडिकल कंडीशंस नहीं, या जो स्टेबल, अगर स्टेबल कंडीशन है तो फिक्सेशंस किए जा सकते हैं। सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए ओपन फ्रैक्चर्स जनरली जो ट्रीट किए जाते हैं वो एंटीबायोटिक्स से ट्रीट किए जाते हैं जैसे ही पेशेंट को बेड हॉस्पिटल में लाया जाता है। ओपन वूंड और जो टिश्यूज है उन्हें उनकी क्लीनिंग की जाती है। जब भी इनिशियल इमरजेंसी केयर होती है और सर्जरी होती है तो डॉक्टर्स जनरली जो लेग है वो या तो एक स्प्लिंट में प्लेस कर देते हैं या किसी ट्रैक्शन में प्लेस कर देते हैं। ये बेसिकली हेल्प करते हैं हमारे ब्रोकन बोन्स को वापस से अलाइंड होने में, और जो लेग लेंथ है उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। स्केलेटन ट्रैक्शन बेसिकली एक पुली सिस्टम होता है जिसमें वेट होते हैं, काउंटर वेट्स होते हैं जो ब्रोकन पीसेस ऑफ बोन को वापस से एक साथ लाने में हेल्प करते हैं, जो लेग को स्ट्रेट रखने में हेल्प करते हैं, और ऑफन ये हेल्प करते हैं पेन रिलीविंग में। एक्सटर्नल फिक्सेशंस, सो एक्सटर्नल फिक्सेशंस बेसिकली किए जाते हैं जब मेटल पिन या स्क्रूज को यूज किया जाता है बिलो या एबव द फ्रैक्चर साइट।
ये बेसिकली एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होते हैं फीवर फ्रैक्चर के लिए, क्योंकि ये इजी होते हैं अप्लाई करने में, और पेशेंट को मल्टीपल इंजरीज अगर हुई है और बहुत ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को यूज़ किए जाते हैं। ये एक टेम्पररी स्टेबिलिटी, अच्छी और एक टेम्पररी स्टेबिलिटी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इंट्रामेडुलरी नेलिंग, सो करंटली ये मेथड मोस्ट सर्जन यूज करते हैं फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए। इस प्रोसीजर में जनरली एक मेटल रॉड इंसर्ट किए जाती है कैनाल में, जो कि हमारे फीमर फीमर के कैनाल में इंसर्ट किए जाते हैं, और रॉड को पास किया जाता है अक्रॉस द फ्रैक्चर। जो इंट्रामेडुलरी नेल इंसर्ट के कर की जाती है वो या तो कैनाल या तो हिप के थ्रू या नी के थ्रू इंसर्ट की जा सकती है। स्क्रूज से उसे प्लेस किया जा सकता है एबव या बिलो द फ्रैक्चर, और उसे होल्ड करके रख सकते हैं हम एक करेक्ट अलाइनमेंट में। इंट्रामेडुलरी नेल्स बेसिकली बनी होती है हमारी टाइटेनियम की, और वो कई लेंथ और कई डायमीटर्स की अवेलेबल होती हैं, जिसमें मोस्ट फीमर बोन्स को हम कवर कर सकते हैं। प्लेट्स एंड स्क्रूज, सो जब ऑपरेशन होता है तो अगर हमें बोनी फ्रेगमेंट्स को रिपोजिशन करना है तो उसके लिए हमारे प्लेट्स और स्क्रूज बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये स्क्रूज और जो मेटल प्लेट्स हैं वो अटैच्ड रहते हैं हमारे आउटर सरफेस ऑफ द बोन। इन्हें जनरली यूज किया जाता है जब इंट्रामेडुलरी नेलिंग पॉसिबल ना हो, और ऐसे फ्रैक्चर्स जो कि हिप और नी तक हमारे एक्सटेंड हो रहे हैं। पेन मैनेजमेंट, सो जनरली हमारे सर्जरी के बाद पेन एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, और डॉक्टर्स और नर्सेस रिड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे एनसेड्स है। सो इन्हें, जो कि एसिटामिनोफेन है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, गाबापेंटिनॉइड्स है, मसल रिलैक्सेंट्स हैं, ओपियोइड्स हैं, या टॉपिकल पेन मेडिकेशंस हैं, सो इन्हें यूज किया जाता है बेसिकली पेन मैनेज करने के लिए। कुछ पेन मेडिकेशंस हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसलिए हमें जो हमारी एबिलिटी टू ड्राइव है या अदर एक्टिविटीज करने की है उन्हें हैम्पर करते हैं। सो डॉक्टर जनरली बात करते हैं पेशेंट से या अटेंडर से, सो दैट उसे पेन मेडिकेशन या उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता रहे। वेट बेयरिंग, कई डॉक्टर्स एनकरेज करते हैं लेग मोशन, सो रिकवरी पीरियड को बूस्ट करने के लिए अर्ली मोबिलाइजेशन को बूस्ट किया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस वक्त जो पेशेंट है वो डॉक्टर के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे,
सो दैट कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम से बचा जा सके। डॉक्टर्स जनरली अलाउ करते हैं पेशेंट को कि वो एज मच एज अपने जो करेक्ट लेग है आफ्टर सर्जरी उसमें वेट डाले, और अगर वो वेट नहीं पुट ऑन कर पा रहे हैं, सो इनिशियली उनमें अगर फ्रैक्चर हील होना स्टार्ट हो गया है तो पॉसिबिलिटी है कि वो हील होना, वो वेट पुट ऑन नहीं कर पाएंगे। बट हमें डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करना है। जो वॉकिंग है वो इनिशियली यूज ऑफ क्रचेस या वॉकर के सपोर्ट से की जा सकती है। फिजिकल थेरेपी, सो बेसिकली फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट को। एक बार उसकी जब सर्जरी प्रोसेस पूरी हो गई, सो फिजियोथेरेपी में बेसिकली उसकी जो मसल स्ट्रेंथनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉइंट मोशन है, मसल स्ट्रेंथ है, इन सब पे फोकस किया जाता है और उसे हेल्प किया जाता है कि वो अपने पेन को मैनेज करे। सो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ऐसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो एक पेशेंट कर सकता है। इनिशियली पैसिवली करवाया जाता है, फिर उसे एक्टिवली भी वो कर सकता है। थेरेपिस्ट बेसिकली गाइड करेंगे कि कैसे एक क्रचेस और एक वॉकर को यूज करके पेशेंट एम्बुलेट हो सकता है, पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम सर्जरी, सो जब भी किसी तरह की सर्जरी होती है तो वहाँ रिस्क होता ही है किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का। सो यहाँ जो रिस्क है वो या तो इन्फेक्शन का हो सकता है, जो हमारी सराउंडिंग नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनकी इंजरी का रिस्क हो सकता है, ब्लड क्लॉट होने का रिस्क हो सकता है, या फैट एम्बोलिज्म का रिस्क हो सकता है। साथ में ये भी रिस्क है कि पेशेंट के जो बोनी फ्रैगमेंट्स हैं वो करेक्टली अगर अलाइंड नहीं होते हैं, या उनमें किसी तरह का मैल अलाइनमेंट होता है, या उनमें इनएबिलिटी होती है कि वो करेक्ट पोजीशन में नहीं आ सके, जिसे हम मैल यूनियन कहते हैं। डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन, या जिसमें पेशेंट को फ्रैक्चर जो है वो बहुत स्लो हील हो रहा है या वो हील ही नहीं हो रहा। इरिटेशन, सो हार्डवेयर इरिटेशन का मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल अप्लायंसेस यूज किए गए हैं, जो नेल्स और स्क्रूज यूज किए गए हैं, उनमें किसी तरह का इरिटेशन होना, ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है पेशेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया फीमर फ्रैक्चर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।